Hello friends, now it's the time to cover up the remaining principles, the remaining assumptions, the remaining concepts. तो हमने लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर अप किया था. हम आगे चलते हैं. अब मैं सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ नहीं कवर अप कर रही हूँ बिकॉज आई नो कि हर किसी इंडिविजुअल की रिटेंशन पावर बहुत कम होती है. तो जितना हमने एक क्लास में किया 15 मिनट पे अगर आपने उसको समझा है तो 15 मिनट अगर आपने उसको कॉन्सेंट्रेशन से सुना है तो बिलीव मी आप उसको लाइफ टाइम याद रख पाएंगे. मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लास 11th में स्टडी किया था और आज तक सच मानिए मैंने बुक उठा के नहीं देखा है कि इनका मीनिंग क्या है. तब उस टाइम पे इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ गए थे और फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस किया, उसको प्रैक्टिकल तरीके से किया तो वो समझ में आ गए. राइट. तो इसी तरह से आप जब भी स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ कंसंट्रेशन से कीजिए. एक चीज़ कीजिए बट उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लीजिए. राइट. आगे चलते हैं. अब आता है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ अबाउट वेरी इजी. दिस इज़ अ कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट सेज कि भाई मुझे कौन सी कॉस्ट पे असेट्स को, कौन सी कॉस्ट पे एक्सपेंडिचर्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए. एग्जाम्पल, मैंने आज एक कार खरीदी. राइट. उस कार की वैल्यू मार्केट में 15 लाख रुपए की है. मैंने उस कार को 14 लाख्स में ख़रीदा है. तो मुझे अपनी बुक्स में कौन सी वैल्यू से रिकॉर्डिंग करनी चाहिए आप बताइए. भाई जितना पैसा मैंने अपनी पॉकेट से दिया है उसी पे तो रिकॉर्ड करूँगी ना, क्योंकि मेरा खर्चा तो उतना ही हुआ ना, चाहे उसकी वैल्यू जितनी मर्जी हो मार्केट में. राइट. सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दैट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार शुड बी रिकॉर्डेड टू द बुक्स. है ना. तो हमने क्या किया? कॉमन सेंस. भाई चाहे मार्केट में जितने की मर्जी हो, मैंने अगर सेलफ़ोन आज ख़रीदा है, अगर वो सेलफ़ोन मार्केट में 60,000 का मिल रहा है बट मुझे वो डिस्काउंट मिला या मुझे कुछ एक प्रॉफिट मिला या मुझे फ़ायदा हुआ और मुझे वही फ़ोन 55 का मिल रहा है तो ऑफकोर्स मैं 55,000 में रिकॉर्ड करूँगी ना उसको. राइट. तो इट सेज दैट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट शुड बी रिकॉर्डेड इन टू द बुक्स. दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है. मतलब मार्केट वैल्यू को नहीं देखना है, बुक वैल्यू को नहीं देखना है, हमने एक्चुअल वैल्यू को देखना है जिस पे हमने उसको परचेज किया है. सो इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड एट अ परचेज प्राइस. देन कम्स टू द नेक्स्ट एजम्पशन विच वॉज अबाउट द मैचिंग प्रिंसिपल. द मैचिंग प्रिंसिपल. अब मैचिंग प्रिंसिपल नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम किन्हीं दो चीज़ों को मैच करने वाले हैं. मैचिंग वही होता है ना, हमने बचपन में सॉल्व करते थे कि भी मैच करके दिखाओ, पिक्चर से दूसरी पिक्चर को मैच करो, है ना. तो ये भी मैचिंग प्रिंसिपल है बट मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पर हमें क्या मैच करना है? देखो भाई, पहले सबसे पहले मेरा पर्पस क्या था बिजनेस करने का? प्रॉफिट कमाना है. ठीक है. देखना है कि भाई मैंने इतना कुछ कर दिया अपने बिजनेस में, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है ना. तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? जितना मैंने खर्चा किया है उसको एक तरफ लिख लूँगी और जितना मैंने पैसा कमाया है मैं उसको एक तरफ लिख लूँगी. राइट. खर्चा मैंने 50,000 किया है, कमाया मैंने 1 लाख रुपया है. ठीक है. तो कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे? 1 लाख में से 50,000 को माइनस कर दूँगी. 50,000 मैंने कमाया है, 50,000 मेरा अलग से प्रॉफिट हुआ है. राइट. तो जब हम मैचिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आप मैच करो इस एक्सपेंडिचर को इस रेवेन्यू से, इस कॉस्ट को इस रेवेन्यू से जब भी आप मैच करोगे तो मैचिंग शुड बी डन ऑफ द सेम ईयर. मतलब अगर 2019 में आपने 50,000 का खर्चा किया है और 2020 में आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है तो आप इन दो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को मैच नहीं कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? उसमें एक लाइन लिखी होगी बुक में, क्या लिखा है वहाँ पर कि द एक्सपेंडिचर्स एंड द रेवेन्यूज़ ऑफ द सेम ईयर. ये सेम ईयर वर्ड इंपॉर्टेंट है जो समझ में नहीं आता है. तो द सेम ईयर शुड बी मैच टुगेदर टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस. देखो ऐसा नहीं है कि ये मैच होने से प्रॉफिट नहीं आएगा, आ तो जाएगा बट क्या वो प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट है? नहीं. करेक्ट प्रॉफिट तब आएगा जब मैंने सेम ईयर के एक्सपेंडिचर्स को सेम ईयर के रेवेन्यू के साथ मैच करके प्रॉफिट निकाला है.
सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर्स माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मैट्रिक प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि भाई दी एक्सपेंडिचर्स of 2019 should be matched with the revenue of 2019 to get the correct profit or loss. The next accounting assumption is about consistency. Consistency assumption, as the name signifies, this is about consistency. हम क्या कर रहे हैं, हम जब अपनी बुक्स में कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग करते हुए हमें एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहिए, राइट। कंसिस्टेंसी यहाँ पर क्या है कि भाई अगर मैंने एक थ्योरी को यूज़ किया है तो वही थ्योरी आगे भी यूज़ होगी। अगर मैंने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस पे लगाया है तो वही सेम प्रिंसिपल आगे भी लगाना चाहिए मुझे। ऐसा नहीं कि मैं अपनी अकाउंटिंग करते हुए एवरी ईयर अपने वेज ऑफ अकाउंटिंग को, अपने वेज ऑफ प्रिंसिपल्स को चेंज कर रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है मशीनरी का। हम अपनी फॉर्म में मशीनरीज़ को यूज़ करते हैं, असेट्स को यूज़ करते हैं, और जितना असेट्स को हम यूज़ करते हैं उसकी बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम करते रहते हैं अपनी बुक्स में, राइट। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अभी उन मेथड्स में डीप में नहीं जाएंगे, नाम बता देती हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर मैंने एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है और डेप्रिसिएशन लगाया है तो एवरी ईयर आई नीड टू फॉलो द सेम मेथड, राइट। एवरी ईयर मैं फिर वो सेम मेथड ही फॉलो करूँगी। अगर मैंने WDV मेथड लगा दिया है डेप्रिसिएशन का तो हर साल मुझे फिर WDV मेथड ही लगाना है। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है, वंस द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द फर्म शुड रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट। भाई अगर आपने एक मेथड को सिलेक्ट कर लिया था तो वही मेथड आपके आगे पूरे बिजनेस में कंसिस्टेंट रहना चाहिए। बार बार चेंज मत कीजिए उसको। अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप कभी भी करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाएंगे। सो कंसिस्टेंट प्रिंसिपल सेज अबाउट मेंटेन कंसिस्टेंसी in your accounting methods, in your accounting records, right? The next principle is the full disclosure principle. The full disclosure principle says about कि try to disclose each and everything related to the business into the books of accounts. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि भाई आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं अच्छी या बुरी, आप सभी को अपनी बुक्स में डिस्क्लोज करेंगे, राइट। सबको आप डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज मतलब उसको आपने सीक्रेट नहीं रखना है, उसको आपको किसी तरह से अपने अकाउंटिंग बुक्स में शो करना है। मे बी आप एज ए नोट्स शो करें, मे बी आप उसके लिए अलग से सेपरेट जर्नल एंट्री करें, बट आपको उन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड ज़रूर करना है। अब इसको हम क्यों करते हैं, राइट। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई वो क्या कह रहा है, वो क्यों ये प्रिंसिपल आया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने अकाउंटिंग के बेसिस पर, हम अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर बैंक से लोन लेते हैं, इन्वेस्टर्स से पैसा मांगते हैं, राइट। तो अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम आउटसाइडर्स का पैसा लेकर आ रहे हैं, किसी और का स्टेक है हमारी फर्म में, तो हमें उसको अपनी फर्म के बारे में सब कुछ बताना चाहिए, राइट। कि मैंने कितना लोन लिया हुआ है वो हमें लायबिलिटी से पता चल जाएगा। बट अगर बाय चांस हमारी फर्म में कुछ नुकसान हुआ था, कहीं पे फायर लगा था, हमें वो भी उसको बताना चाहिए। क्योंकि जब फायर लगा होगा तो नुकसान हुआ होगा, आपकी फर्म प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस में गई होगी, बट ये वो लॉस है जो एक एबनॉर्मल लॉस था, जो किसी के हाथ में नहीं था। तो अगर आप ये भी अपनी बुक्स में डिस्क्लोज कर देंगे तो दैट मीन्स आपका उस ईयर का लॉस निगेट हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ इसको, है ना। आप छोटा सा और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई क्या हुआ था, मेरी क्रीम की कंपनी है, ठीक है। अब मेरी क्रीम की कंपनी थी तो वो क्रीम कस्टमर्स के पास गई और किसी कस्टमर ने जब उस क्रीम को यूज़ किया तो क्रीम को यूज़ करने के कारण उसकी स्किन में रैशेज़ आ गए, राइट। अब जब रैशेज़ आए तो क्या किया, इस कस्टमर ने मेरी कंपनी के खिलाफ केस कर दिया, स्यू कर दिया मेरी कंपनी को, राइट। अगर बाय चांस वो कंज्यूमर जीत जाता है तो मेरी कंपनी को आगे जाके उसको पैसा देना पड़ेगा,
होता है कि नहीं, राइट? तो मतलब मेरी कंपनी पर कोई लायबिलिटी आ सकती है, बट अभी है नहीं, आ सकती है आगे जाकर। तो क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को या इस इवेंट, ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, क्या मैं इस इवेंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूं? हमें करना है। क्यों करना है? अकॉर्डिंग टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ऑल द इवेंट्स, ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू योर बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड। तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम कहीं पर एज अ नोट दे देंगे। कहाँ देंगे? बैलेंस शीट के अंडर में, ठीक है? तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ने क्या बताया कि भाई चाहे छोटी ट्रांजैक्शन हो या बड़ी इवेंट हो सकता है आप केस जीत जाओ, हो सकता है आप केस हार जाओ, हो सकता है किसी इवेंट से आपको मुनाफा हो सकता है किसी इवेंट से आपको नुकसान हो, बट सभी इवेंट्स को आपको बुक्स में डिस्क्लोज करना है, शो करना है बुक्स में कहीं पर भी, राइट? देन वी कम टू दी लास्ट एजम्पशन विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी एजम्पशन। ऑब्जेक्टिविटी एजम्पशन क्या कहता है कि भाई जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो उसके लिए आपके पास फुल प्रूफ होना चाहिए, फुल प्रूफ। क्योंकि देखिए आजकल जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी ऑडिटिंग कराना ज़रूरी है। ऑडिटिंग मतलब चेक कराते हैं उसको, ठीक है? तो चेक कैसे किया जाता है? भाई मैंने अगर बुक्स में लिख दिया कि भाई मैंने 50,000 की सेल्स की हैं, तो क्या 50,000 की सेल्स के लिए मेरे पास बिल्स हैं? भाई कस्टमर को बिल इशू किया होगा ना आपने, तो उसकी डुप्लीकेसी है क्या आपके पास? क्या आपने डुप्लीकेट बिल्स रखे हुए हैं अपने पास, राइट? अगर आपने बोला कि भाई आपने इतने की असेट खरीदी है, भाई आपने इतनी मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी का बिल भी आपके पास होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट यू आर रिकॉर्डिंग इनटू योर बुक्स शुड हैव अ प्रूफ, शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, जिसको हम वेरीफाई कर पाए, राइट? सो इट सेज कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, ठीक है? उसको हम ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को दूसरा नाम भी दिया गया है जिसको वेरीफिएबल कहते हैं। दिस इज़ अ वेरीफिएबल एजम्पशन और अ वेरीफिएबल प्रिंसिपल। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम वेरीफाई कर पाएँ वही ट्रांजेक्शन्स बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स जब भी आप अपनी बुक्स मेंटेन करें तो ऑलवेज मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ दोज ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्ड मतलब हार्ड कॉपी ऑफ दोज ट्रांजेक्शन्स विद यू, राइट? So this was all about the accounting assumptions. So I hope आपको accounting assumptions principles अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हैं, कोई चीज़ डाउट आ रहा है, कोई चीज़ लगता है एक बार और एक्सप्लेन की जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट देयर, एंड आई विल ट्राई टू गिव यू more examples in my next video. Thank you all.